हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर्स क्लिनिकल स्टडीज़। इसमें हम सिखाते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस की जाती है, जो रेगुलर हमारे क्लिनिक पर पेशेंट जो आते हैं, जो कॉमन केसेस होते हैं, उन सब के बारे में हम सिखाते हैं यहाँ पर। और कोई भी क्रिटिकल केयर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, और इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो नॉर्मल जो कॉमन केसेस हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। इंसान की ज़िंदगी दो भागों में बंटी हुई है। या तो वो फुल टाइम दौड़ता भागता रहता है या वो आराम करता रहता है। और हम लोगों की ज़िंदगी पूरे समय इन्हीं दो चीज़ों के बीच में झूलती रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम दिन भर खूब मेहनत करते हैं ताकि रात को आराम से सो सकें, और आराम करने के बाद फिर उठकर दौड़ भाग कर सकें। और अगर हम केवल आराम में ही रहें तो भी दुखी, और केवल दौड़ भाग में रहें तो भी दुखी। तो अल्लाह ने इन दोनों सिस्टम से निपटने के लिए दो सिस्टम बना के डाल दिए हैं कि अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया है तो तुम्हें दौड़ने के हिसाब से एक सिस्टम चाहिए, और अगर तुम जुमा के दिन बढ़िया दाल चावल खाकर 2 बजे तुम बढ़िया पसर के सोए हुए हो तो उस हिसाब से तुम्हें एक दूसरा सिस्टम चाहिए। तो अल्लाह ने जो दो सिस्टम बनाए हैं उनका नाम हमने रखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक को हम कह सकते हैं भागो भागो वाला सिस्टम, और दूसरे को हम कह सकते हैं आराम करने वाला सिस्टम है। भागो भागो मतलब क्या कि कुत्ता पीछे पड़ गया हो या बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप किसी ट्रैफिक में फंसे हों और सामने वाला आपको रास्ता ना दे रहा हो और ऐसा लग रहा है कि उतरकर उसको पहले 2 टिकाएं, तो इस समय जो सिस्टम काम कर रहा है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा सिस्टम है कि आप खाना खा के बढ़िया पसरे हुए हो और उस समय जो सिस्टम काम कर रहा है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है तो जो चीज़ निकलती है उन्हें हम कहते हैं एड्रेनर्जिक वाली चीज़ें, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करती है उस समय जो निकलती है उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक वाली चीज़ें। अब दोनों सिस्टम ज़रूरी है और दोनों के अपने अपने कार्य हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या चाहता है कि अगर जब आपके पीछे कुत्ता पड़ गया हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए ताकि ज़रूरत के हिसाब से कार्डियक आउटपुट निकल सके। अगर बीपी बढ़ा और आपका बीपी बढ़ा होना चाहिए ताकि सारे टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंच सके। आपका प्यूपिल्स डायलेटेड होना चाहिए ताकि आपको ठीक से दिख सके, और आंखें चौड़ी होनी चाहिए। आपके ब्रोंकियोल्स डायलेटेड होना चाहिए ताकि आपके लंग्स में बराबर ऑक्सीजन पहुंच सके, और आपके स्मूथ मसल्स रिलैक्स होनी चाहिए, यानी आपके ब्लडर रिलैक्स होने चाहिए ताकि उस समय ना सुसु आए और ना पोटी। आपके सारे स्फिंक्टर टाइट होने चाहिए कि उस समय ना आपको रिगर्जिटेट करना है और ना पोटी करना है और ना आपको सुसु करना है। आपको सिर्फ अपनी जान बचाने को भागने पे ध्यान देना है। तो ये तो हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम कि जब आप भाग रहे हो, ज़िंदगी की दौड़ भाग में हो, बहुत एक्साइटेड हो, तब यह काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके ठीक उल्टा काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ठीक उल्टा काम करता है। जब आप आराम कर रहे हो तो शरीर मेंटेनेंस के मूड में रहता है कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो पल्स आराम से कम कर लिया जाए, जितना भी धुलाई पोंछाई सफाई है वो सब कर लो तो सिक्रीशन सारे बढ़ जाए,
गैस्ट्रिक जूस निकलना शुरू हो जाए और आपके प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और उनको रेस्ट मिल जाए और आपके स्मूथ मसल्स बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट हो, खूब पेरिस्टाल्टिस हो, जो आपने खाया वो अच्छे से पच जाए और इसके अलावा आपको सूसू करनी है और पोटी करनी है, वो सारे स्फिंक्टर ओपन हो जाए। ये सब काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और कभी कभी ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पगला जाए तो क्या होगा। मान लो एक तो होता है कि कभी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कर ली या कीटनाशक पी लिया तो उसको यही कई सिम्टम आते हैं। उसको डायरिया हो जाता है, उसके सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, आंसू आते हैं, उसको डायरिया हो जाता है और सलाइवेशन होता है। पर चलो ये तो बीमारी है, पॉइजनिंग है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी कारण से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है और एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, जैसे कि बिलियरी कोलिक हो रहा हो, मतलब गॉल ब्लैडर में ऐंठन हो रहा हो, या आपकी इंटेस्टाइन में कोलिक हो रहा हो, या ब्लैडर के कारण हो रहा हो, या बॉयल के कारण हो रहा हो, या कि यूरेटर के कारण हो रहा हो। तो ऐसी स्थितियों में इस पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी से निपटने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उसे कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक में सबसे कॉमन दवाइयाँ जो तुमको पता है वो है एट्रोपिन। दूसरी जो दवाई है वो है हायोसिन, जिसको हम बस्कोपाम नाम से जानते हैं। डाइसाइक्लोमिन है जिसको हम साइक्लोपाम नाम से जानते हैं, और ड्रोटिन है जिसको हम ड्रोटावरिन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे डाइसाइक्लोमिन और ड्रोटावरिन के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि डाइसाइक्लोमिन और ड्रोटावरिन दोनों एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक मतलब क्या कि वो जितने हमने आराम वाले सिस्टम देखे थे उसका उल्टा काम करती है, मतलब सीक्रेशन को कम करती है और किसी भी कारण से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण यदि स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्म मतलब ऐंठन या मरोड़, जिसको आप एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, जैसे कि बिलियरी कोलिक हो रहा हो, मतलब गॉल ब्लैडर में ऐंठन हो रहा हो, या आपकी इंटेस्टाइन में कोलिक हो रहा हो, या ब्लैडर के कारण हो रहा हो, या बॉयल के कारण हो रहा हो, या कि यूरेटर के कारण हो रहा हो। तो ऐसी स्थितियों में इस पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी से निपटने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उसे कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक में सबसे कॉमन दवाइयाँ जो तुमको पता है वो है एट्रोपिन। दूसरी जो दवाई है वो है हायोसिन, जिसको हम बस्कोपाम नाम से जानते हैं। डाइसाइक्लोमिन है जिसको हम साइक्लोपाम नाम से जानते हैं, और ड्रोटिन है जिसको हम ड्रोटावरिन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे डाइसाइक्लोमिन और ड्रोटावरिन के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि डाइसाइक्लोमिन और ड्रोटावरिन दोनों एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक मतलब क्या कि वो जितने हमने आराम वाले सिस्टम देखे थे उसका उल्टा काम करती है, मतलब सीक्रेशन को कम करती है और किसी भी कारण से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण यदि स्पाज्म हो रहा है, स्पाज्म मतलब ऐंठन या मरोड़, जिसको आप कहते हैं मरोड़, चाहे इंटेस्टाइन का हो या यूटेरस का हो या गॉल ब्लैडर का हो, उसके पेन को ये रिलीफ करती है। दो तरह के पेन होता है, हमने पहले भी कई जगह पढ़ा है। एक होता है सोमेटिक पेन और दूसरा होता है विसरल पेन। सोमेटिक पेन का मतलब है वो जिसका आप जगह बता सकते हैं, जैसे कि आपके उंगली में चोट लगा हो और मैं आपसे पूछूं
के दर्द कहाँ हो रहा है, तो आप कहेंगे कि उंगली में दर्द हो रहा है, जिसका पेन आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। उसे हम सोमेटिक पेन कहते हैं। और दूसरा पेन होता है विसरल पेन, जैसे कि एब्डोमेन में या चेस्ट में कई बार होता है। तो अब मैं आपसे पूछूं तो आप पेन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे कि पेट में कहीं भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, जैसे कि जिस पेन के बारे में आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं उस पेन को विसरल पेन कहते हैं। तो ये विसरल पेन अक्सर स्पाज्म के कारण होता है, अक्सर कोलिनर्जिक एक्टिविटी के कारण होता है। इसमें सबसे अच्छी दवाइयाँ जो काम करती है वो आपका एनसेड्स नहीं है, वो आपका डायनापार, कॉमिफ्लाम, ब्रूफेन नहीं है, और आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जैसे कि डाइसाइक्लोमिन, ड्रोटिन। तो कहाँ दे सकते हैं इन दवाइयों को? इस मेडिसिन को किसी भी नॉन इन्फेक्शियस डायरिया में दे सकते हैं। इसे हम यूज कर सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डायरिया में। और अगर इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उस डायरिया को हो जाने दो और उसको निकल जाने दो। और डाइसाइक्लोमिन और ड्रोटावरिन का उपयोग हम रीनल कॉलिक, मतलब किडनी में जो स्टोन होता है वो किडनी से बाहर निकलकर यूरेटर में कहीं फंस जाता है, उसके कारण जो स्पास्मोडिक पेन होता है उसमें ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके बाद बिलियरी कॉलिक, जो मतलब गॉल ब्लैडर के कारण जो पेन स्पास्मोडिक पेन होता है उसमें भी ये दवाइयाँ काम करती है। उसके बाद लड़कियों में पीरियड्स के आने के समय यूटेरस के टू मच कॉन्ट्रैक्शन से जो पेन होता है उसमें डाइसाइक्लोमिन और ड्रोटावरिन सबसे अच्छी काम करती है। इसके बाद हम लोग इसकी साइक्लोपाम की डोज के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें साइक्लोपाम जो है 10 mg का टैबलेट दिन में 1 बार या 3 बार भी दे सकते हैं। और इसका इंजेक्शन IM, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं 8 आवरली, दिन में 3 बार। इसके बाद हम ड्रोटावरिन के डोज के बारे में बात करेंगे। ड्रोटिन जो है वो 20 mg से लेकर 80 mg तक OD से लेकर TDS चला सकते हैं। और जब दर्द ज़्यादा हो, पेन ज़्यादा हो तो इसको हम सीधे 80 mg से स्टार्ट करते हैं TDS। और ड्रोटिन का एक सैंपल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं। ड्रोटिन पहले तो ड्रोटिन सिंपल आता था, अब तो ड्रोटिन DS के नाम से आता है। ये उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, आप इसको यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका अगर हम मतलब मीनिंग निकालने जाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। इसके हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन से देख लेते हैं। तो आइए हम इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन से देखते हैं कि कहाँ बिल्कुल नहीं दे सकते हैं ये दवाई। इस मेडिसिन को हम इन्फेक्शियस डायरिया में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस डायरिया में अगर हम देंगे तो इसके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होगा वो इसके इंटेस्टाइन में रुक जाएगा और वहाँ ग्रो करेगा। उसके ग्रो करने के बाद हो सकता है उसका इंटेस्टाइन को फाड़ दे वो बैक्टीरिया। इसलिए हम इन्फेक्शियस डायरिया में इस मेडिसिन को अवॉइड करेंगे। हार्ट कंडीशन में हम इसको नहीं दे सकते हैं, प्रोस्टेट डिजीज़ में हम इसको नहीं दे सकते हैं, ग्लोकोमा में भी हम इसको यूज नहीं करते हैं, और माइस्थीनिया इस कंडीशन में भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं।
इसके कुछ हम दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन देख सकते हैं। इस दवाई को हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, और लैक्टेशन में जो माँ अपनी बच्चे को दूध पिलाती है उसको भी ये दवाई नहीं देनी चाहिए। सीवियर रीनल डिजीज़ में नहीं देनी चाहिए। सीवियर लीवर डिजीज़ में भी इसको ना दें, क्योंकि ये मेडिसिन लीवर से मेटाबोलाइज होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हम लोगों ने इस दवाई के बारे में, इसके डोज के बारे में सीखा, और इसको कहाँ नहीं देना चाहिए वो भी सीखा, और इसके कुछ ब्रांड्स देखें, और इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन था वो भी हम लोगों ने कवर किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।